पॉलिटिकल साइंस की यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत पॉलिटिकल साइंस की यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत सेकंड थिंकर हम पढ़ रहे हैं कौटिल्य। यस, तो इनका जीवन परिचय तो हमने आपको पहले ही समझा दिया था। तो आज हम समझेंगे उनके आगे की महत्वपूर्ण थॉट जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर? कौटिल्य वैसे पार्ट 2 है और इसके अंदर हम जो पढ़ेंगे सबसे पहले तो इनके विचार है राज्य की उत्पत्ति, इसके संबंध में विचार पढ़ेंगे। और दूसरा इन्होंने दिया था सप्तांग सिद्धांत, राज्य से संबंधित सप्तांग सिद्धांत। तो इन दोनों को आज की इस क्लास में हम क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। क्लियर? पहला ही सिद्धांत आपको बता देता हूं, राज्य की उत्पत्ति संबंधी विचार, यानी कौटिल्य राज्य की उत्पत्ति के बारे में क्या कहते हैं। तो राज्य की उत्पत्ति के बारे में जब बताऊंगा ना, तब आपको थर्ड सेमेस्टर की कुछ बातें याद जरूर आएगी। राज्य की उत्पत्ति के बारे में कौटिल्य ने किस में कहा है तो नोट कर लीजिएगा। वैसे फुल अगर मैं बात करूं तो अर्थशास्त्र में भी इसकी जो फेमस बुक है उसमें विधिवत तरीके से एक स्पेशल चैप्टर में नहीं बताया कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई है, लेकिन इन्होंने जिस प्रकार से अपने विचार दिए ना, तो उससे ये पता लग जाता है कि उन्होंने राज्य के संबंध में क्या कहा है। क्लियर? तो वही यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है? हाँ, इनका भी सप्तांग सिद्धांत है। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले बात करते हैं, क्योंकि देखो कौटिल्य की मैं लिखवा देता हूँ या फिर स्टोरी समझाओ। चलो एक बार लिखवा ही देता हूँ, फिर स्टोरी की तरह समझ लेंगे। देखो कौटिल्य के अनुसार, यानी कौटिल्य कहते हैं कि जब पृथ्वी पर मनुष्य तो थे लेकिन राज्य रहित अवस्था थी। पृथ्वी पर मनुष्य के लिए राज्य रहित अवस्था थी, यानी पहले में मनुष्य तो थे लेकिन राज्य जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी। तो क्या होता क्या था, तो नोट कर लेना। ऐसी अवस्था में, देखो यहां पर बात करें तो ऐसी अवस्था में क्या होता था, एक शक्तिशाली व्यक्ति दुर्बल को सताता था। एक शक्तिशाली व्यक्ति दुर्बल को सताता था, यानी कहने का मतलब मत्स्य न्याय था। जो शक्तिशाली है वो राज करेगा, उसके अधिकार होंगे, बाकी का अधिकार नहीं। इस प्रकार से कौटिल्य ने इस अवस्था को मत्स्य न्याय की संज्ञा दी है। इस प्रकार कौटिल्य ने इस अवस्था को मत्स्य न्याय की संज्ञा दी है। समझ में आ गया मत्स्य न्याय के बारे में, कि भाई मत्स्य न्याय जो शक्तिशाली है वो राज करेगा। इसी प्रकार से उन्होंने मत्स्य न्याय की बात करी। तो इसका मतलब ये अवस्था कैसी थी, अराजकता की। यह एक अराजक अवस्था थी। अराजक का मतलब जहाँ राज्य नहीं, पूरी तरह से अस्त व्यस्त सिस्टम था। अस्त व्यस्त का मतलब ये है कि समाज में चारों ओर भय, अविश्वास, समाज में चारों ओर भय,
अविश्वास यानी डर, क्या कहेंगे, डर। तो मुझे याद दिलाइए कि ये हम किस विद्वान की बातों को यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं, वो भी मुझे बता दीजिएगा। ये मृत्यु का वातावरण था तथा मृत्यु का वातावरण था, मृत्यु का वातावरण था, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो इस तरह से ये अवस्था कुल मिलाकर है भय अवस्था थी और उससे मुक्ति प्राप्त करना चाहते थे। यह भयग्रस्त अवस्था थी जिनसे मुक्ति प्राप्त करना चाहते थे। यानी राज्य के होने से पहले क्या अवस्था थी वो आपको समझ में आ गया। राज्य के आने से पहले एक ऐसी अवस्था थी जो यहाँ पर मैंने आपको लिखवा दिया। तो अब क्या है, उन्हें इस डर वाले माहौल से दूर निकलना था। तो इस प्रकार यहाँ पर नोट कर लीजिएगा कि मुक्ति पाने के लिए लोगों ने मनु को अपना राजा मान लिया। तो नोट कर लेना, मुक्ति प्राप्त हेतु लोगों ने राजा के रूप में मनु को आमंत्रित किया। यानी इस व्यवस्था से खत्म करने के लिए से मनु ने मतलब लोगों ने मनु से प्रार्थना करी, मनु को कहा कि आप हमारे लिए राजा बनिए, हमारे लिए डर को खत्म कर एक न्याय व्यवस्था की शुरुआत कीजिए और बदले में हम आपके सभी आदेशों की पालना करेंगे और राज्य खर्च चलाने के लिए हम कर भी देंगे। समझ में आ गया। तो यानी ये सिस्टम यहाँ पर आपको विधिवत तरीके से समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। तो नोट कर लीजिएगा, इस तरह से यहाँ पर नोट कर लीजिएगा जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया। तो मनु राजा बनते हैं, लोगों के इस समझौते में मनु राजा बनते हैं तथा शेष यानी बाकी जो राज्य में रह रहे थे तो इस इनको शेष कहेंगे। शेष जनता उन्हें कर देना, उनके आदेशों की पालना करना स्वीकार किया। शेष जनता द्वारा उन्हें कर देना व उनकी सभी आज्ञा का पालन करना स्वीकार किया। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपको समझ में आया यहाँ पर। यानी अगर एक सिस्टम से अगर मैं कहूं तो कौटिल्य ने संविधावादी विचारकों की भांति सामाजिक अवस्था को स्वीकार किया है। इस प्रकार कौटिल्य ने सामाजिक संविधावादी, कौन थे, संविधावादी विचारक की, यानी हॉब्स, लॉक, रूसो, याद है कि नहीं, हॉब्स, लॉक, रूसो, जिन्होंने सामाजिक समझौता का सिद्धांत दिया था और फिर राज्य की उत्पत्ति हुई थी। तो कहीं ना कहीं उनके पहले कौटिल्य ने राज्य के संबंध में यही कहा है, कौटिल्य ने राज्य के संबंध में
यही कहें तो हमें अब याद आ रहा है कि कौटिल्य ने सामाजिक समुदाय विचार को की सेम टू सेम उसी की भांति सामाजिक अवस्था के अस्तित्व को स्वीकार किया है। सामाजिक अवस्था के अस्तित्व को स्वीकार किया है। क्लियर? तो ये चीज तो आपको दिमाग में एकदम सेट हो चुकी होगी, समझ में आ गया होगा। यानी कौटिल्य राज्य के जन्म के लिए संविदा के संबंधी विचारों को बताया, जो अच्छे से आपको समझ में भी आई होगी। तो अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर नोट कर लेता हूं कि कौटिल्य राज्य के जन्म के लिए कौन से कारण प्रस्तुत किए, वो नोट कर लीजिए। कौटिल्य ने राज्य के जन्म के लिए निम्न कारण प्रस्तुत किए हैं, और ये कारण आपको सिस्टमेटिक लिखना है, ठीक है ना। हिंदी सेकंड पेपर क्लास कब होगी? हिंदी सेकंड पेपर यानी थर्ड ईयर का कह रहे हो क्या? थर्ड ईयर का कह रहे हो तो बिल्कुल जल्द करेंगे, बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। देखो यहाँ पर कारण की बात करें तो पहला कारण है कि उस समय क्या ना युद्ध बहुत होते थे। प्राकृतिक अवस्था मतलब सिस्टम थी, अवस्था थी जहाँ राज्य नहीं था तो आपस में लोग लड़ते थे, युद्ध जैसा वातावरण था, मत्स्य न्याय था। तो इस वजह से अगर हम कहें कि पहला कारण क्या था तो यह युद्ध का परिणाम, यानी जब युद्ध ज्यादा होते थे तो युद्ध की वजह से ही राज्य का जन्म हुआ है। तो जन्म के क्या कारण थे? पहला, युद्ध का परिणाम है। हाँ प्यारे विद्यार्थियों, नोट कर लीजिएगा अच्छे से कि भाई राज्य के जन्म के पीछे कौटिल्य क्या कहता है? कौटिल्य कहता है कि भाई युद्ध जैसा वातावरण था, क्योंकि सैनिक महत्व के कारण राज्य की आवश्यकताएं भी पड़ी, और ऐतरेय ब्राह्मण में भी राज्य की आवश्यकताओं को ध्यान रखा है, और युद्ध जैसी व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए ये भी कहा गया है कि प्रजा की रक्षा करनी होगी, और प्रजा की रक्षा के लिए राज्य का होना जरूरी है। तो नोट कर लीजिए, सैनिक महत्व व प्रजा की रक्षा एवं युद्ध, तो ये वजह रही। तो ये पहला पॉइंट समझ में आ गया। युद्ध का परिणाम कि भाई सैनिक महत्व के कारण और प्रजा की रक्षा करनी थी, और युद्ध अवश्यभावी था, तो इस वजह से राज्य अस्तित्व में आ जाता है। हाँ फाइनली हिंदी की क्लास में कल प्लान करता हूँ, बिल्कुल कल मिल जाएगी, अगर हार्ड है तो इजी कर देंगे, ठीक है। चलो, दूसरा कारण ये सिस्टम है कि भाई जब राज्य होगा तो राज्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है कि वो डेवलपमेंट यानी विकास करता है। तो नोट कर लीजिए जी सिंपल से कि ये विकास मूलक है, ये विकास मूलक है। क्लियर? विकास मूलक यानी सिस्टम से इसके अंदर विकास की संभावनाएं हैं, क्योंकि राज्य की संस्था का विकास स्नेह स्नेह हुआ है। राज्य की संस्था या राज्य जैसी संस्था है ना, राज्य की संस्था का विकास स्नेह हुआ है। क्लियर? तो ये विकास मूलक है। इसी के अंतर्गत तीसरा कारण यहाँ पर मैं आपको नोट करवा दूं, तो नोट कर लीजिएगा, लोभ मोह से राज्य का जन्म हुआ है। लोभ मोह से राज्य का जन्म। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर स्टूडेंट क्लास में अगर लाइव कम आ रहे तो फिर रिकॉर्ड क्लास देनी पड़ेगी। क्या रिकॉर्ड क्लास ही चाहते हैं? अगर इसके लायक है तो फिर रिकॉर्ड क्लास ही मिलेगी आपको, क्योंकि हम जब समय दे रहे हैं तो स्टूडेंट आने से, अदरवाइज ऑप्शन बहुत रहते हैं, और जस्ट लाइक व्हाट डू यू वांट, तो आपको खुद ही पता लग जाएगा। लोभ मोह से राज्य का जन्म। लोभ मोह, देखो सिंपल सी बात है यहाँ पर कि तीसरा कारण क्या है, लोभ मोह के द्वारा विकास होता है। हर राज्य का लोभ होता ही है, क्योंकि स्वर्ग यानी स्वर्ण युग की समाप्ति के बाद देह मोह लोभ काम आदि की भावना का विकास हो जाता है, ब्याह स्थिति होती है,
तो लोग इस लोभ प्राप्ति के कारण राज्य को जन्म करते। तो मैं लिखवा देता हूं, मोह व लोभ तथा संग्रह लालच के कारण राज्य का उदय होता है। क्लियरली समझ में आ रहा है? ठीक है, यस। तो बात करते हैं, ये वाली चीज बहुत ही फैक्ट वाली है, इसलिए इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, क्योंकि राज्य की स्थापना से ही राजा की आवश्यकता होती है। तो ये सिंपल सी बात है कि लोभ मोह की वजह से दंड देना जरूरी था, और दंड यानी इस व्यवस्था थी तब लोभ मोह था तो नीति की जरूरत पड़ी, क्योंकि नीति के दंड दिया जाना जरूरी था, इसलिए राज्य की स्थापना हो गई। क्योंकि नीति की आवश्यकता से राज्य की जरूरत हुई। क्लियर? नंबर 4 जो यहां पर नोट कर लीजिएगा, राज्य की उत्पत्ति देवताओं के अंश से भी मानी गई है। कोटली कहते हैं कि राज्य की उत्पत्ति देवताओं के अंश से भी हुई है। देवताओं के अंश से राज्य की उत्पत्ति हुई है। ये भी नोट कर लीजिएगा, इसका फैक्ट हम यहाँ पे आपको समझा देंगे। तो ये चीज तो आपको फैक्टली समझ में आ गई, देवताओं के अंश से राज्य की उत्पत्ति। अब यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, क्योंकि राज्य की उत्पत्ति के अंतर्गत भगवान ने सभी देवताओं से अंश लेकर, यहाँ पर क्या कहा कौटिल्य ने कहा राज्य की उत्पत्ति भगवान ने सभी देवताओं से अंश लेकर, यानी देवता जो थे देवताओं से कुछ कहानी के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट लिए, अंश लेकर एक लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण किया। एक लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण किया। ओके, तो फैक्ट आपको समझ में आ गया यहाँ तक। इस प्रकार से यह अस्तित्व में आ जाता है, और इस सिद्धांत को मनुस्मृति में विशेष महत्व दिया गया, ये आप सभी को बताएं। इस सिद्धांत को मनुस्मृति में विशेष महत्व दिया गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से आपको मैंने राज्य की उत्पत्ति के बारे में आपको समझा दिया। अब कुछ एक चीज और बच जाती जो यहाँ पे बता देता हूँ, अच्छे से नोट कर लीजिएगा, क्योंकि अनुबंध की शर्त क्या है। अनुबंध यानी ये समझौते की तरह ही है ना, अनुबंध। तो नोट कर लीजिए, जब बात करते कौटिल्य ने समझौते, कौटिल्य क्या भी लोग समझौता करते हैं, और समझौते से किसका निर्माण होता है, राजा का निर्माण होता है। तो यहाँ पर कहा गया है कि राजा जो इस समझौते की वजह से है, तो कौटिल्य समझौते से राजा की शक्ति पर एक प्रतिबंध है। अंतर्गत राजा पर प्रतिबंध था। यानी कौटिल्य ने कहा कि भाई ये जो समझौता है, इस समझौते में जो राजा बना है ना, उस राजा पर क्या प्रतिबंध है, उस राजा पर क्या है, प्रतिबंध है।
अब क्या प्रतिबंध है? राजा मतलब मनमानी नहीं कर सकता, ऐसा ये कह रहा है। तो भाई क्यों मनमानी नहीं कर सकता है? तो इसके लिए कहा गया है राजा प्रजा से उसी समय तक कर लेने का अधिकारी है। राजा प्रजा से उसी समय तक कर लेने का अधिकारी है। यानी राजा तब तक राजा है, राजा तब तक कर भी ले सकता है जब तक वह उसके यानी खुद के टैलेंट, ठीक है ना, उसके, या मैं बात करूं यहां पर थोड़ा सा इसको चेंज करके, जब तक वह उनके मतलब लोगों के, अब यहाँ पे उनके का मतलब कौन है? लोगों के लिए। जब तक राजा उनके यानी लोगों के योगक्षेम और कल्याण की व्यवस्था करे। योगक्षेम व कल्याण की व्यवस्था करे। तो राजा तब तक राजा है जब तक वह लोगों के लिए कल्याणकारी कार्य करे। इस प्रकार से यहां पर सिंपली कहा है कि ये सिस्टम से राजा राजा बना रह सकता है यदि राजा अनुबंध का पालन नहीं करता है। यदि राजा अनुबंध का पालन नहीं करता है, अगर राजा है ना वो इस अनुबंध का पालन नहीं करता है, लोगों के लिए कल्याणकारी व्यवस्था नहीं करता है, तो उसे कर लेने का अधिकार नहीं रहता। उसे कर लेने का अधिकार नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये होगी राज्य के बारे में। अच्छे से समझ में आ गया? क्लियर? हाँ देखो भाई, क्लास अगर स्टूडेंट नहीं आते तो फिर रिकॉर्ड क्लास लानी पड़ेगी, तो ये आप डिसाइड कर लीजिए, क्योंकि हम चाहते हैं आप सबसे पुराने धुरंधर हैं, और आपकी ही अगर उपस्थिति कम है तो फिर तो बाकी का तो क्या कहें। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं दूसरा विचार आपके लिए समक्ष ले आ जाता हूं, कोटली का सप्तांग सिद्धांत। कोटली के सप्तांग सिद्धांत की बात करें, अब सप्तांग से आपको समझ में आ गया होगा, ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, बस आप मनु के सप्तांग सिद्धांत को पढ़े है ना, तो 1 बाय 1 टेक गिफ्ट फ्री तौर पे फ्री आप इसको ले सकते हैं। ठीक है ना? यस श्याम शर्मा नमस्ते जी। तो ये नोट कर लीजिएगा कि कोटली का सप्तांग सिद्धांत जो है इसके बारे में आपको समझा रहा हूँ, अगर आपने मनु का पढ़ा है तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए कोटली प्रथम भारतीय विचारक थे जिन्होंने राज्य को पूर्ण रूप से परिभाषित किया है। कौटिल्य प्रथम भारतीय विचारक थे जिन्होंने राज्य को पूर्ण रूपेण यानी पूर्ण रूपेण परिभाषित किया है। पूर्ण रूप से परिभाषित किया, ये नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ही सिंपल सिस्टमैटिक तरीके से यहाँ पर बताया गया। पूर्ण रूपेण परिभाषित किया गया, तो अब इसके अंदर बता देता हूं कि कोटली ने सप्तांग सिद्धांत का वर्णन भी किया है। कोटल्य के सप्तांग सिद्धांत का वर्णन। ठीक है, तो यहां पर मैं आपको वर्णन के बारे में बता देता हूं, अच्छे से नोट कर लीजिए। क्लियर? चलो
तो देख लीजिए कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत के अंतर्गत आप सभी को पता है सबसे पहला अंग कौन होता है? स्वामी। यस, स्वामी। कौटिल्य के अंत कहा है कि एक राज्य के अंतर्गत एक राज्य जो पूरा बनता है ना, तो उसके लिए सप्तांग सिद्धांत जरूरी है। सप्तांग सिद्धांत में पहले नंबर पर है, देखो ध्यान रखना, मैंने क्या लाइन लिखवाई है कि कौटिल्य प्रथम भारतीय विचारक है जिन्होंने राज्य को पूर्ण रूप से परिभाषित किया है, यानी एक राज्य के लिए क्या क्या जरूरी है, एक राज्य के लिए कौन से अंग जरूरी हैं, तो कौटिल्य ने 7 अंग बताए हैं। एक राज्य के लिए कौटिल्य ने जिन अंगों का उल्लेख किया है जो एक राज्य को पूर्ण रूप से परिभाषित करते हैं, उसे सप्तांग सिद्धांत कहा जाता है। काई कह जाए? सप्तांग सिद्धांत कहा जाता है। समझ लीजिएगा, प्रश्न आ जाए कि कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत क्या है, तो लिख देना कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत के द्वारा कौटिल्य ने राज्य को पूर्णतः परिभाषित करते हुए उसके 7 अंगों का उल्लेख किया है, उसके 7 अंगों का उल्लेख किया है, ये याद रख लीजिएगा। चलो आगे बात करें। स्वामी, तो राज्य का सर्वाधिक प्रमुख व्यक्ति राजा होता है। राज्य का सर्व प्रमुख व्यक्ति राजा होता है, और वैसे सर्वोच्च अधिकार इसके पास ही होता है। ये प्रमुख अंग है, तो नोट कर लीजिएगा कि राजा की स्थिति, राजा की जो स्थिति महत्वपूर्ण, इसलिए इसे स्वामी कहा गया है। राजा की स्थिति राज्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होने के कारण स्वामी माना है। क्या माना है राजा को? स्वामी माना। यस, सब कर्म धर्म पावर सब कुछ के राजा के पास है, यानी आदेश देने वाला बताया गया है। राज्य का सर्वशक्तिशाली व आदेश देने तथा पालन करवाने वाला। तो इस तरह से स्वामी हो गया। अब देखो कौटिल्य ने राजा के कुछ गुण की बात की है। कौटिल्य ने राजा के गुण की बात की है कि भाई एक जो राजा होगा ना, उसमें कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए। क्वालिटीज का मतलब है कि उच्च कुल में उत्पन्न हुआ हो राजा कौन होगा? उच्च कुल में उत्पन्न राजा, मतलब उच्च घराने में उत्पन्न हुआ हो, वही राजा हो, वो गुण इसके अंदर होना चाहिए। दूसरा बात करें तो धर्म में रुचि रखने वाला, दूरदर्शी, धर्म में रुचि, इसके अलावा दूरदर्शी, क्योंकि लंबी सोच होनी चाहिए उसकी कि आगे फ्यूचर में क्या करना है। इसके अलावा सत्य बोलने वाला और संयमी, सत्यभाषी व संयमी, लेकिन जरूरत पड़े ना तब साम दाम दंड भेद सब कुछ अपना सके, ये क्वालिटी यहाँ पर है। ठीक है ना, तो ये नोट कर लीजिएगा, ये सिंपल सी बात है। यहाँ पर तक आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए कि जो क्वालिटीज है वो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ये गुण होना चाहिए। इसके अलावा बाकी तो आप सभी जानते हैं, महत्वाकांक्षी है, गुणी होना चाहिए, आश्रयदाता का स्वामी होना चाहिए, शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए। तो ये और भी गुण होते हैं जो हम आगे वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। दूसरा जो सप्तांग सिद्धांत का जो अंग है वो आप सभी जानते हैं, नंबर ऑफ टूमर, वो है आमात्य। आमात्य यानी प्रमुख मंत्री, प्रमुख मंत्री।
तो अमात्य से कौटिल्य का मतलब ही है मंत्रियों और उच्च प्रशासनिक अधिकारियों से। मंत्रियों व उच्च अधिकारियों से, ठीक है ना। यानी अमात्य का मतलब कौटिल्य कह रहा है कि भाई मंत्रीगण और उच्च अधिकारी हैं वो अमात्य की कैटेगरी में होंगे, ठीक है ना। और इसके अंतर्गत कौटिल्य ने इन्हें सचिव भी कहा है। कौटिल्य इन्हें सचिव भी कहता है या कहता था, मतलब सिंपली है, अगर पास्ट तो कहता था। ओके, और अब देखो यहाँ पर इस चीजें ध्यान रखिएगा जो बहुत जरूरी है कि अमात्यों की जो नियमित श्रेणियां है ना वो पद सोपान के आधार पर होगी। अमात्य की नियमित श्रेणियां पद सोपान के आधार पर होगी। इनका कार्य राजा के राज्य संचालन में सहायता व परामर्श करना। सहायता व क्या करना? परामर्श। क्लियर? समझ में तो आ रहा है ना? नमस्ते सीमा। हाँ, अच्छे से क्लास देखते रहिए, बातें कम करना, पढ़ने में ज्यादा ध्यान देना, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अगर आप आधा घंटा भी अगर दे रहे हैं, घंटा भी मी एंड माइटो क्लास पर दे रहे हैं तो उसका फायदा मिलना चाहिए। तो क्लास समझने पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ओके, तो अमात्य के बारे में आपको समझ में आ गया। चलो अब बात करते हैं, तीसरा जो है अंग वो है जनपद। जनपद का मतलब यहाँ पर सिंपल सी कहा गया है कि एक निश्चित भूमि और उस पर रहने वाले लोग। कौटिल्य के अनुसार जनपद का आशय राज्य के निश्चित भूमि तथा उस पर रहने वाली जनता से है। कौटिल्य का जनपद से क्या मतलब है? कौटिल्य का जनपद का मतलब है कि एक राज्य जिसकी एक निश्चित भूमि हो और उस पर रहने वाली जनता, तो जनपद। जनपद समझ में आ गया। और ये जरूरी और सिस्टमेटिक तरीके से इसका उल्लेख तो अनेक विद्वानों ने भी किया है, इसलिए नोट कर लीजिएगा, जनपद इंपोर्टेंट है। और कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में भी जनपद के अंतर्गत ये भी कहा है कि जनपद में बहुत सारी आवश्यक सामग्री है जो उनके पास होनी चाहिए। आगे बात करते हैं नंबर 4 पर, दुर्ग। यानी एक राज्य जो है उसका एक खुद का दुर्ग होना चाहिए, एक मतलब जहां राजा निवास करे, और दुर्ग इतना बड़ा हो कि संकट काल के समय वह लोगों का भरण पोषण भी कर सके, उतनी उसमें सामग्री होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सामग्री होनी चाहिए, ठीक है ना। हाँ सेम ही है, बस थोड़ा सा कुछ डिटेल से पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा मनु और कौटिल्य के अंतर, ठीक है ना। चलो दुर्ग की बात करते हैं। तो कौटिल्य ने दुर्ग को राज्य के लिए महत्वपूर्ण अंग माना है। कौटिल्य ने राज्य के लिए दुर्ग को
महत्वपूर्ण माना है, ठीक है ना, महत्वपूर्ण माना, ये बहुत ही जरूरी है। अब चलो यहाँ पर मैं आगे भी आपको बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर कहा गया कि जितनी जनता भूमि और राजा है उसकी रक्षा के लिए दुर्ग होना जरूरी है। दुर्ग आवश्यक अंग है। चलो अब इसी बारे में आगे बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर कौटिल्य ने दुर्ग की श्रेणियां बताई है। क्या बताई है श्रेणियां, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। कौटिल्य ने दुर्ग की निम्न श्रेणियां बताई है, क्योंकि दुर्ग वो होना चाहिए जो संकट काल के समय लोगों की जरूरतें पूरी कर सके, उनसे सुरक्षा दे सके, संकट काल के समय खाद्यान्न सामग्री पेयजल व्यवस्था उसमें रह सके, इतना व्यवस्थित दुर्ग और सक्षम होना चाहिए ताकि दुश्मन उसको हरा न सके, ठीक है ना। ये दुर्ग के बारे में बातें फैक्ट हैं जो होनी चाहिए। पहला जो यहाँ पे दुर्ग के बारे में बात करते हैं, एक है औदिक दुर्ग। इसमें वर्णन नहीं करूंगा, सीधा सा आपको समझा दूंगा। औदिक दुर्ग जिसको हम कहेंगे जल दुर्ग, क्या कहेंगे, जल दुर्ग, याद रख लेना, क्योंकि जिसके चारों ओर जल हो, बीच में एक टापू हो, ठीक है, जल दुर्ग। दूसरा है पर्वत दुर्ग, और पर्वत दुर्ग से भी आप सभी को पता है कि चारों ओर क्या हो, पर्वत हो, चट्टाने हो, चट्टाने हो, ऐसा दुर्ग, यानी बीच में दुर्ग हो, चारों ओर चट्टाने पर्वत वगैरह हो। नेक्स्ट जो बताया धानव दुर्ग, धानवन दुर्ग, इसकी बात करूं रेगिस्तानी इलाकों में, क्या कहेंगे, ऐसा दुर्ग जो मरुस्थल के बीच में स्थित, ठीक है ना। और नंबर 4 टाइप का जो बताया है वो है वन दुर्ग। वन दुर्ग से समझ में आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, जिसके चारों ओर वन जंगल से घिरा दुर्ग, ठीक है। तो ये कैटेगरी आपको सिंपली समझ में आ चुकी होगी। अब इस तरह से यहां पर बात करते हैं, पांचवा जो अंग है इसका वो है कोष। कोष यानी खजाना, कोष का मतलब खजाना, क्योंकि खजाना बहुत जरूरी है राज्य के लिए। तो नोट कर लीजिएगा, कौटिल्य ने कोष को बहुत महत्व दिया है। कौटिल्य ने कोष को बहुत महत्व दिया है, क्योंकि बिना पैसों के आपकी गाड़ी भी नहीं चलती थी, तो बिना पैसों के राज्य कैसे सरवाइव करेगा, राजा कैसे काम करेगा, तो पॉसिबल नहीं है ना। यस गोपाल, तो ये जरूरी है, कोष का होना जरूरी है, खजाना कह सकते हैं। तो देखिए कौटिल्य भी सिंपली कहता है कि राज्य के पास भरा पूरा कोष होना चाहिए, राज्य के पास भरा पूरा कोष हो, आधा अधूरा नहीं, मतलब संपन्न होना चाहिए। और आय के यानी जो इसके अलावा जो राज्य के पास जो पैसा आ रहा है ना वो परमानेंट वाला होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक बार पैसा आया फिर वो वहां से पैसा आना बंद हो गया, नहीं, परमानेंट सोर्स, जैसे कहते हैं ना गवर्नमेंट जॉब लगी है तो अब वो कंटिन्यू पैसा आता है, वो क्या हो गया, परमानेंट सोर्स हो गया। इसी तरह राज्य के पास जो पैसा आ रहा है वो स्थायी स्रोतों से होना चाहिए। राज्य के पास स्थायी स्रोत हो, राज्य के पास स्रोत जो इनकम है वो स्थायी आधार पे आनी चाहिए, ये भी जरूरी है। और नेक्स्ट भी कहा है कि राजा प्रजा से उपज का 6वां भाग जरूर ले,
राजा प्रजा से आय का छठवां भाग ग्रहण करें। क्योंकि देखो इतनी सुरक्षा देनी है तो इसके लिए राजा उनसे प्राप्त तो करेगा ना, और पर्याप्त मात्रा में उनके पास धन और मुद्राएं होनी चाहिए। राज्य में संकटकालीन समय कोष सहयोग करता है। क्लियर? तो नंबर, यस प्रियंका नमस्ते जी, नंबर यहाँ पर 5th आपको समझ में आ गया। अब नंबर 6 पर बात करते हैं, वो है दंड अथवा सेना। अथवा सेना, बिल्कुल ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर राज्य के सप्तांग अंग में जो छठा जो अंग है वो है दंड, और दंड का यहाँ पर कौटिल्य ने कहा एक सेना, क्योंकि राज्य के लिए सेना बहुत जरूरी है। राज्य को एक महत्वाकांक्षी होना चाहिए और उसके पास एक सक्षम मजबूत सेना होनी चाहिए, ताकि वह अपनी विजय यात्राओं से राज्य को विकसित और बड़ा करती रहें और इस प्रकार से वो समृद्ध और शक्तिशाली बन सकें। तो ये बहुत जरूरी बताया गया है, तो नोट कर लीजिएगा, क्योंकि राज्य की सुरक्षा को लेकर हो या राज्य की शक्तिशाली को लेकर हो, राज्य की सुरक्षा या शक्ति का प्रतिनिधि सेना होती है। क्या होती है? सेना होती है। बहुत ही जरूरी बात यहाँ पर कही है। इसलिए राज्य के पास पर्याप्त सेना और उसके शत्रु भी मित्र की तरह व्यवहार करे, ऐसा होना चाहिए। राज्य के पास पर्याप्त सेना हो तथा जिससे उसके, अगर ताकतवर हुआ आप तो आपके शत्रु भी आपसे मित्रता रखेंगे, जिससे उसके शत्रु भी उनसे मित्रवत व्यवहार करेंगे। तो इसलिए एक सक्षम सेना होना जरूरी है, एक शक्तिशाली सेना होना जरूरी है। और बात करें सुसंगठित होनी चाहिए सेना में, बात करें तो पारंपरिक रूप से सेना में भर्ती होने वाले प्राथमिकता दी जानी चाहिए, ये जरूरी भी है। आज्ञाकारी सेना होनी चाहिए, निगुण और संपन्न सेना होनी चाहिए। अब नंबर 7 पर बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट मित्र। क्योंकि संकट काल में, जब संकट काल होता है ना, तब कुछ भी काम नहीं आता है, एक अच्छे मित्र है ना वो काम आते हैं। इसलिए कौटिल्य ने मित्र को इम्पोर्टेंस माना है। नोट कर लीजिए, मित्र भी राज्य का एक आवश्यक अंग है। राज्य के लिए मित्र राज्य को आवश्यक अंग माना है। ठीक है ना, यानी कौटिल्य ने कहा है कि राज्य के लिए एक मित्र राज्य होना जरूरी है, क्योंकि ये जरूरी भी और आवश्यक भी है, क्योंकि आवश्यकता पड़ने पर वह तैयार हो सके। आवश्यकता पड़ने पर उपलब्ध होना
सही, ये बहुत ही अच्छी खूबी बात कही है यहाँ पर, और जरूरी भी है, क्योंकि मित्र शांति काल और संकट काल दोनों में ही सहायता करते हैं। कौटिल्य कह रहा है मित्र, मित्र है ना, वो बोले शांति काल हो राज्य में या राज्य में संकट काल हो, मित्र संकट काल और शांति काल में भी सहायता करते हैं। तो मित्र हमेशा आवश्यक है, मित्र होना भी जरूरी है, क्योंकि मित्र हर परिस्थिति में काम आता है, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही है। और राज्य के सच्चे सहायक रूप में जो मित्र हो ना, हृदय के साथ उन्हें निभाना चाहिए, उनका स्वभाव स्थिर और राज्य के साथ होना चाहिए। तो कौटिल्य सीधा ही कह रहा है मित्र आनुवंशिक होना चाहिए, न कि कृत्रिम। मित्र आनुवंशिक होना चाहिए, न कि कृत्रिम। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे राजा के बाद उसका बेटा राजा बन रहा है, उसके बाद उसका बेटा राजा बन रहा है, तो अब परंपरा से जैसे एक राज्य का किसी के साथ अच्छी मित्रता थी, तो वो परंपराओं से मित्रता चली आनी चाहिए, पीढ़ियों से मित्रता। जैसे ए का मित्र सी है, तो उसके वंशज जितने भी आए तो हमेशा वो मित्रता बनी रहे, ये वंशानुगत मित्रता होगी। ऐसा नहीं कि संधि वगैरह कर ली और आज राजा ने मित्र बना दिया, तो कृत्रिम मित्र हैं जो कभी भी अपना विश्वासघात कर सकता है। इसलिए कौटिल्य ने कैसे मित्र की कल्पना की है, वंशानुगत मित्र की कल्पना की है। क्लियर? तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, आप सबके समक्ष मैंने कौटिल्य का सेकंड पार्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट दो विचारों को क्लियर किया, राज्य की उत्पत्ति के संबंध में और राज्य का सप्तांग सिद्धांत। तो अच्छे से समझ लीजिएगा, और हम चाहेंगे कि आप क्लास को जितना हो सके शेयर करते रहिएगा। हम आप सबसे अगली इंपॉर्टेंट क्लास में पुनः मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। शेयर दिस वीडियो, लव दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।